जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 1 का चैप्टर 7। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पढ़ाने में क्या क्या सहायक सामग्री यूज होता है। ठीक है, एक एक करके डिटेल से देखेंगे। शुरू करने से पहले बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और जहाँ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। ठीक है, और जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन के लास्ट में दिया हुआ है या इससे PDF के लास्ट में दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। पेपर 1 है B.Ed सेकेंड ईयर का, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लर्निंग। इसका चैप्टर 7 है शिक्षण के उपकरण। ठीक है, शिक्षण के उपकरण क्या क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरा से पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो को आधे में मत छोड़ के जाइए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। और अपने अगर हम लोग का B.Ed कर रहे हैं तो हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम लोग शिक्षक बनेंगे। तो शिक्षण में क्या क्या उपकरण यूज कर सकता है शिक्षक, वो चीज़ को पढ़ना है। मतलब हम अपने शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, दूसरों को शेयर भी करिए। ठीक है, तो न सिर्फ एग्ज़ाम के उद्देश्य से बल्कि अपने अच्छे शिक्षक बनने के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षण के उपकरण को बताइए। मतलब इसमें शिक्षण के कौन कौन से उपकरण हैं। पहले उपकरण के बारे में जान लेते हैं, उपकरण का नाम जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में जान लेंगे। बस यही चैप्टर है और इसमें कुछ नहीं है। देखिए क्या क्या उपकरण है। सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है श्यामपट्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम है श्यामपट्ट हिंदी में। दूसरा है वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थ जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं ना, कोई फूल दिखा दिए कि देखिए फूल है, ऐसे होता है, ये वो, तो वो वास्तविक पदार्थ हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष चीज़ उसको सामने डायरेक्ट दिखा देते हैं। इसके बाद है मॉडल या प्रतिमान। मॉडल या प्रतिमान मीन्स अगर कोई चीज़ वास्तविक रूप से नहीं अवेलेबल है तो उसको एक मॉडल दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पनडुब्बी जहाज़ के बारे में बताना है या हवाई जहाज़ के बारे में बताना है बच्चों को। अब पनडुब्बी जहाज़ तो हम लाने से रहे कि भाई ये देखो ऐसे होता है पनडुब्बी जहाज़, तो उसका एक मॉडल बना देते हैं। ठीक है, मॉडल बनाया रहता है, छोटा सा पनडुब्बी जहाज़ का एक छोटा रूप होता है जिसको मॉडल बोलते हैं। उसको दिखा के बच्चों को बताया समझाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म। कभी कभी बच्चों को वीडियो, ऑडियो वीडियो टाइप का फिल्म होता है, उसको दिखा के बच्चों को पढ़ाया समझाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल से आजकल पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वो भी एक तरह से इसी टाइप का चीज़ है। ठीक है, अगला है ग्राफ चार्ट, नक्शा, ब्लॉक नहीं है यहाँ, ये ग्राफ चार्ट, नक्शा, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र। ठीक है, ये ब्लॉक नहीं ग्लोब है। ठीक है, तो इसकी भी मदद से हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए कब ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ अगर मान लीजिए ना हमारे पास रियल है ना अपने पास ये मॉडल है, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ चार्ट या रेखा चित्र या चित्र से समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने को हवाई जहाज़ के बारे में बताना है, हवाई जहाज़ अपने पास न अवेलेबल होगा, मान लीजिए उसका मॉडल भी नहीं है, तो उसका चित्र बना देंगे बोर्ड पे, उससे समझाएंगे। तो चित्र का यहाँ तीसरा ऑप्शन में यूज होता है। सबसे पहले ऑप्शन होता है कि भाई वो चीज़ अगर वास्तविक रूप में है तो उसको डायरेक्ट दिखा दे। अगर वास्तविक रूप में नहीं मिल पा रहा है तो उसका टीचर मॉडल दिखा देता है। अगर मॉडल भी नहीं मिल पा रहा है फिर उसका वो चित्र बना के दिखाता है बोर्ड पे। ठीक है, फिर बुलेटिन बोर्ड या फ्लैनेट बोर्ड, इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। बुलेटिन बोर्ड जो नोटिस बोर्ड होता है, क्लासरूम में भी बोर्ड होते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर श्रव्य दृश्य पुस्तकालय, मतलब ऑडियो वीडियो जो सुनने देखने वाली चीज़ें हैं, उसका एक पुस्तकालय होता है। वो भी एक सहायक सामग्री है पढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे बुक का पुस्तकालय होता है वैसे ऑडियो वीडियो का भी पुस्तकालय होता है, डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, अगला पॉइंट है माइक्रोस्कोप या माइक्रो प्रोजेक्टर। ये भी सहायक सामग्री है। माइक्रो प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप, ये सब बायोलॉजी के छात्र का ज़्यादा यूज होता है। फिर उसके बाद एपीडायोस्कोप और ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी सहायक सामग्री है। इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है टेलीविज़न, CCTV, VCR, ये सब भी सहायक सामग्री है पढ़ाई के लिए। फिर कंप्यूटर तो सहायक है ही। कंप्यूटर पढ़ने पढ़ाने के अलावा ये और भी बहुत कामों में सहायक होता है। जैसे स्कूल के बच्चों का पंजीकरण करना, एडमिशन कराना, रिजल्ट बनाना, रिजल्ट घोषित करना, ये सब चीज़ें, परीक्षा फल वगैरह सब इससे रिलेटेड है। ठीक है,
तो कंप्यूटर का तो बहुत यूज है, हर क्षेत्र में यूज है, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में बस हम लोग को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला क्या है, सैमपट का आविष्कार किसने किया? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आविष्कार कौन किया था भाई सैमपट का? तो है जेम्स विलियम। बहुत ही अनुभवी आदमी थे, जो कि हम लोग को ऐसा चीज़ दे गए जिससे कि हम लोग मतलब पढ़ाई को ईजी कर सके, ठीक है। तो उसका आविष्कार किए थे जेम्स विलियम, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, अच्छा पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है सैमपट का मुख्यतः किस कार्य में उपयोग किया जाता है? भाई आप लोग तो सबको मालूम होगा सैमपट का क्या यूज होता है, लिखने के काम में आता है। लेकिन उस पर ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना है, कथा कहानी हर चीज़ लिख देना। उसका एक यूज है, महत्वपूर्ण यूज है, कब लिखना है, यानी कुछ भी लिखे जा रहे हैं। देखिए क्या क्या लिखना है, पाठ का सारांश लिखने के लिए यूज होता है, पाठ का सारांश लिखना है तो यूज कर सकते हैं। किसी नाम या शब्द के संबंध को स्पष्ट बताने के लिए, मतलब कोई नाम या कोई शब्द है उसके बीच का क्या संबंध है वो बताने के लिए उस चीज़ को लिखा जाएगा। तीसरा है मुख्य निर्देश तथा आदेश लिखने के लिए। मुख्य निर्देश कोई है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर लिखना है या नोटिस बच्चों को लिखवाना है, इस टाइप की चीज़ों को उस पर लिख देते हैं, बच्चे अपना डायरी में नोट कर लेते हैं या जैसे भी, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट है किसी वस्तु के क्रम को स्पष्ट करने के लिए। मान लीजिए कोई वस्तु कई चीज़ है, उसके क्रम को बताना है तो बोर्ड पे क्रमवार लिख देंगे कि इसके बाद ऐसे बोलेंगे तो बच्चे पूछ के तंग कर देंगे, सर इसके बाद क्या बोले थे, अच्छा इसके बाद क्या। उसमें भी 5 बार आप बताएंगे फिर भी वो गलती कर देंगे, मतलब हद होता है। जितनी बार बताइए फिर भी कुछ ना कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि बोर्ड पे लिख दीजिए क्रमवार, सभी बच्चे देखकर लिख लेंगे, ठीक है। फिर रेखा चित्र बनाने के लिए, चित्र वगैरह बनाने के लिए बोर्ड पे, या किसी चित्र का वर्णन करना है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये ऐसे, या कोई जैसे फूल है, फूल के पार्ट्स को बताना है तो उसका फोटो बना दिया, उसके एक एक पार्ट्स को डिनोट कर दिया कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ठीक है। अगला है विभिन्न उपकरणों के चित्र के, हाँ हो गया ना, विभिन्न उपकरणों के चित्रों में विभिन्न भागों का आलेख करना आ गया। फिर कठिन शब्द तथा अक्षरों को स्पष्ट करना। मान लीजिए कोई कठिन शब्द है, बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको बोर्ड पे लिख देंगे, बच्चे देखकर स्पष्ट तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों में सैमपट का यूज होता है, ठीक है। यानी कि पूरा कथा कहानी सब लिखे जा रहे हैं बोर्ड पे ही और कुछ बोल भी नहीं रहे, नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए रहता है, ठीक। अगला है क्वेश्चन 4, सैमपट पर अक्षरों का साइज लगभग कितना होना चाहिए? हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सैमपट पर अक्षरों का साइज। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा लिख रहे हैं पीछे वाला बच्चा देख ही ना पाए, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड साइज है 2 से 2.5 इंच, एक अक्षर का साइज 2 से 2.5 इंच रखेंगे तो क्लासरूम का जो स्टैंडर्ड साइज है उसमें जो पीछे बच्चा बैठा होगा उसको भी दिखाई दे देगा, ठीक है। तो सैमपट पर अक्षरों का साइज 2 से 2.5 इंच होना चाहिए। अगला है सैमपट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सैमपट तो बहुत जानते हैं लेकिन उसके प्रकार हो सकता है बहुत लोग न जानते हो। देखिए लकड़ी का सैमपट बहुत अच्छा, सीमेंट का सैमपट, बिल्कुल सीमेंट का, जैसे स्कूल में देखेंगे सीमेंटेड ही बना रहता है, कुछ जगह देखेंगे लकड़ी का बना होता है और टंगा रहता है, ठीक। तीसरा है चुंबकीय सैमपट, कुछ मैग्नेटिक सैमपट भी होते हैं, ठीक है। फिर ग्लास सैमपट, कांच का सैमपट होता है, ठीक है। फिर लपेट सैमपट, लपेट मतलब नाम से ही है कि पढ़ाओ और लपेट के चल दो, मतलब वो रोलिंग वाला जो होता है, ये आप लोग को सेकेंड ईयर के उसमें प्रोजेक्ट में मिला होगा, डस्टर चौक के साथ ये लपेट सैमपट चार्ट टाइप में होता है, बड़ा सा ऐसे चार्ट टाइप में एक रूल लगा होगा, ऐसे टांग दिए पढ़ाए और फिर इसको लपेट के रख दिए, तो वो है लपेट सैमपट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी कुछ टाइप है। लकड़ी का सैमपट कितने प्रकार का होता है? तो लकड़ी का सैमपट होता है स्टैंड सैमपट, और दूसरा है चलित सैमपट और स्थिर सैमपट। देखिए एक होता है लकड़ी का सैमपट स्टैंड सैमपट, मतलब उस लकड़ी का सैमपट रहेगा और पीछे स्टैंड लगा होगा, उसी पे उसको फंसा देंगे, वो टेम्प्रोरी टाइप का होता है, डेली अपना हटाए रखे पढ़ाए या फिर हटाए। फिर चलित सैमपट कुछ होता है चलित सैमपट जिसमें घिरनी लगी होती है और वो चलता है। जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे कि नहीं, शायद हम देखे हैं, जैसे बड़े बड़े स्कूलों में या कॉलेज में ऐसा होता है, जैसे एक सैमपट है और इसके ऊपर भी दूसरा सैमपट होता है, ठीक है। तो जैसे ये दोनों में घिरनी लगा होता है, ठीक है। एक सैमपट पे लिख लिए, जब इसमें लिखने का काम हो गया फिर हमको मान लीजिए मिटाना नहीं है और बच्चों को और भी पढ़ाना है, तो इसको घिरनी से उसमें रस्सी लगा होता है, खींच देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और फिर ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। फिर इस पर लिखेंगे तो बच्चों के सामने दोनों सैमपट रहेगा, वो अपना दोनों देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी ज़रूरत होती है
जिसको पहले लिख लिया उसको ऊपर भेज देते हैं, फिर दूसरे नीचे वाले पे लिखते हैं। वैसे बच्चे दोनों से नोट कर लेते हैं, मतलब जिसमें मिटाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एक बार में ज़्यादा चीज़ें होता है, मतलब 2 बोर्ड होता है, दोनों एक ऊपर एक नीचे लगा होता है। नीचे वाले में लिख लेते हैं तो इसको ऊपर करते हैं तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है, उसमें रस्सी होता है, इसे खींचने से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो चलित श्यामपट्ट होता है। फिर स्थिर श्यामपट्ट वो फिक्स होता है, जो दीवार में सेट होता है, एकदम ठोक दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, शिक्षण में वास्तविक पदार्थ या प्रत्यक्ष वस्तु का क्या योगदान है। वास्तविक पदार्थ या प्रत्यक्ष वस्तु का क्या योगदान। देखिए, जैसे कोई चीज़ को हमें पढ़ाना है, वही चीज़ बच्चों को दिखा दिया जाए तो बच्चे उसको बहुत ही आसानी से एकदम समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पेन के बारे में पढ़ा रहे हैं और पेन बच्चों को दिखा दे कि ये देखो बच्चों पेन है, इसका ये कैप होता है, इसमें ये रिफिल यहाँ से लगता है, तो बच्चे के दिमाग में सेट हो जाएगा कि अच्छा ऐसे पेन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों को बताने का। तो यही होता है वास्तविक पदार्थ, मतलब पेन वास्तव में है, इसको हम दिखा दिए। जैसे फूल के बारे में बता रहे हैं तो उस फूल को दिखा देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये चीज़ है, ऐसे पार्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर छात्र वस्तुओं से भली भांति परिचित हो जाते हैं, जैसे फूल, पत्ती, तितली, अनाज इत्यादि। ठीक है, तो यही सब चीज़ें जो है ना वास्तविक पदार्थ हैं। ठीक है, वो चीज़ हम दिखाए और उसको बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं है तब फिर मॉडल बताते हैं, नहीं तो ऐसे इमेजिनेशन कराएंगे तो बच्चों को थोड़ा समझना कठिन हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, मॉडल या प्रतिमान क्या होता है। मॉडल का मतलब होता है अगर कोई चीज़ वास्तविक रूप से नहीं है अपने पास तो उसका एक मॉडल बनवा के रखा जाता है स्कूल में, ताकि बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए उसको दिखाया जा सके। जैसे हम स्टार्टिंग में बताएं हवाई जहाज़ अगर बच्चों को दिखाना हो तो अब रियल का हवाई जहाज़ तो कोई स्कूल रख नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या है, उसका एक छोटा सा मॉडल रखेगा, उस मॉडल को दिखाएगा, देखो बच्चा ऐसा होता है हवाई जहाज़, इसमें ये नीचे पहिया लगा होता है, ये डैना है, ये जो भी चीज़ें हैं, कहाँ पे पायलट बैठते हैं, कहाँ से गेट होता है, तो ये सब चीज़ें उनको बताया जाता है। तो वो जो छोटा रूप है हवाई जहाज़ का वही हो गया मॉडल, एकदम एज इट इज़ वही रेशियो में होता है। यानी कि हवाई जहाज़ का डैना और जो बॉडी है उसका रेशियो जो है उसी रेशियो में ये भी रहेगा। ठीक है, ये हो गया मॉडल। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। मॉडल कितने प्रकार, तो मॉडल होते हैं 2 प्रकार के। कितने? 2। कौन कौन? एक होता है स्टील मॉडल। स्टील मॉडल मतलब स्टील का नहीं, स्टील मॉडल होता है मतलब स्थिर होगा। ठीक है, जैसे हवाई जहाज़ का एक मॉडल बताएं तो एक स्थिर होगा, नहीं दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे है। ठीक है, और दूसरा होता है वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल मतलब वो छोटा तो है लेकिन काम भी करेगा। ठीक है, अब हवाई जहाज़ तोड़ने से रहा तो वो हो गया स्टील मॉडल। जैसे मान लीजिए कि हम एक बना दिए छोटा सा कार का एक मॉडल दिखा दिए। ठीक है, तो कार के मॉडल में अगर मान लीजिए उसमें मोटर सेट करके कोई कार बनाया है तो उसमें अगर हम इंजन को चालू करें तो कार चलने लगे तो क्या है, वर्किंग बता रहा है कि कार कैसे चलता है। तो अगर वर्किंग भी पता लगे तो उसे वर्किंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, कार के अंदर स्टीयरिंग घुमाने से कार मुड़ जाए, मतलब जस्ट लाइक एक एग्जांपल है। तो अगर कोई उसका वर्किंग कर रहा है, उसमें वर्किंग के साथ अगर वो मॉडल है तो वो गया वर्किंग मॉडल। स्टील मॉडल मतलब एक फिक्स बाहर से चीज़ें। अब इन चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, देखिए स्टील मॉडल जहाँ केवल आकार, प्रकार, रंग, रूप ये सब दिखाना है तो स्टील मॉडल से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वर्किंग भी समझाना है कि कैसे वर्क करता है तो आपको फिर वर्किंग मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ ही गया क्वेश्चन, स्टील मॉडल क्या होता है। इससे किसी वस्तु के आकार, प्रकार, आयाम आदि का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, अभी बताएं। दूसरा है अगला क्वेश्चन, वर्किंग मॉडल क्या होता है। तो वर्किंग मॉडल इसके माध्यम से आकार, प्रकार, आयाम आदि के साथ साथ उनके कार्य विधि का भी ज्ञान दिया जाता है, मतलब ज्ञान देते हैं हम लोग। ठीक है, वो किस टाइप का, उसके कार्य विधि का भी, तो उसको हो जाएगा वर्किंग मॉडल। ठीक है, ऐसे ज्ञान देना लोग निगेटिव अर्थ में लेते हैं कि अच्छा जैसे लोग बोलते हैं ना, ज़्यादा ज्ञान मत बांटो, चलो अपने काम करो, अपना काम। ठीक है, छोड़िए इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म क्या होता है। देखिए फिल्म स्ट्रिप पहले क्या है ना, रील होता था, रील ऐसे पतला पतला रील होता था, उसको चलाकर दिखाया जाता है, उसको फिल्म स्ट्रिप बोलते हैं। फिर उसके बाद फिल्म आ गया, मतलब वो रील का कंसेप्ट खत्म हो गया और एक फिल्म आ गया चलित, मतलब उसमें वो रील चलाने वाले। जैसे आप देखेंगे, सुने होंगे बचपन में जो बाइस्कोप होता था, एक छोटा सा डब्बा होता था, ऐसे चारों तरफ से बीच में ऐसे फिल्म सर्कुलर राउंड में रखा जाता था और चारों तरफ से ऐसे छेद बना होता था देखने के लिए, उसमें लोग देखते थे तो उसमें फ़ोटो दिखता था। फिर ऊपर से वो जो उसका ऑपरेटर था ऐसे ऐसे घुमाता था, एक के बाद एक फ़ोटो रोटेट होता था, तो वो हो गया एक स्ट्रिप। ठीक है, और फिल्म जो हम लोग फिल्म देखते हैं इसके लिए तो आप लोग माहिर आदमी जानते ही होंगे। तो फिल्म स्ट्रिप ये
रील का अंश होता है, जैसे कोई रील है उसमें कुछ स्ट्रिप काट लिए, उसका अंश होता है जिसमें वांछित विषय वस्तु के प्रकरण को क्रमवार संदेश प्रस्तुत किया जाता है, मतलब संदेश दिखाया जाता है उससे, ठीक है। वही है, ऑडियो वीडियो से रिलेटेड है, वीडियो दिखाया जाता है उस चीज़ से, वो भी है, लेकिन वो पुराने ज़माना का है। नए ज़माने में ऐसा नहीं गूगल में डाले ये चीज़ तुरंत आ गया, उसको प्ले करके देख लिए, ठीक है, ऐसा नहीं। पहले ज़माने में यही चीज़ को थोड़ा सा मतलब दिखाया जाता था, इसी चीज़ को, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन था इसी चीज़ों का। अगला है देखिए फिल्म कितने प्रकार का होता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा, बीएड के क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, मतलब आए ना आए वो तो ठीक है, जो भी है, लेकिन आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा। क्या फिल्म कितने प्रकार का होता है? देखिए फिल्म होता है 2 प्रकार का, एक होता है आधार शिक्षण फिल्म, दूसरा होता है पूरक शिक्षण फिल्म। आधार शिक्षक फिल्म और पूरक शिक्षक फिल्म। आधार शिक्षक फिल्म किसे कहते हैं और पूरक किसे कहते हैं, आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूरक शिक्षण फिल्म कितने प्रकार का होता है? अच्छा चलिए अभी इसका भी प्रकार है, ये भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल देते हैं। तो पूरक शिक्षण फिल्म कितने प्रकार का होता है? तो पूरक शिक्षण फिल्म 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा 3। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, स्पॉन्डर्स फिल्म और फीचर फिल्म, 3 होता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, स्पॉन्डर्स फिल्म और फीचर फिल्म, 3, ठीक है। अब आइए देखते हैं आधार शिक्षण फिल्म किसे कहते हैं। आधार शिक्षण फिल्म पहला वाला जो था, यह फिल्म मुख्यतः शिक्षण अधिगम के लिए बनाई जाती है, मतलब केवल पढ़ाई के लिए जो फिल्म बनाई जाए उसको हम आधार शिक्षण फिल्म कहते हैं, ठीक है। शिक्षण के लिए केवल बनाया जाए, पढ़ाने मतलब कोई पढ़ा रहा है उसका हम फिल्म बना लिए और उसको दे दिए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको फिल्म बना के दे दिए, तो ये हो गया आधार शिक्षण फिल्म, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं रहेगा, हम पढ़ा रहे हैं आप उसको रिकॉर्ड करके भेज दिए, ठीक है, तो ये हो गया आधार शिक्षण फिल्म, ठीक। यह फिल्म केवल शिक्षण के पर्पज से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पूरक शिक्षण फिल्म किसे कहते हैं? पूरक दूसरा वाला जो था, यह शिक्षण फिल्म अधिगम से संबंधित होती है, मतलब पढ़ाई से संबंधित होती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कुछ और होता है, मतलब पढ़ाई का मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज देगा, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और रहेगा, ठीक है। वो पूरक शिक्षण फिल्म होता है। अब इसके जो टाइप थे उस टाइप देखिए क्या है, 3 टाइप था ना, डॉक्यूमेंट्री, स्पॉन्डर्स और फीचर फिल्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो ये है, यह वास्तविक जीवन घटनाओं पर बनी फिल्म होती है। जैसे आप लोग देखेंगे कई सारा ऐसा फिल्म होगा जो किसी न किसी के वास्तविक घटना पर उसको फिल्म बना दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म। मतलब कोई चीज़ है हमारे ऊपर घटित हुआ और हम बताएं किसी को, डायरेक्टर को बताएं कि डायरेक्टर को अच्छा लगा, ये तो फिल्म बन सकता है, खूब मार्केट में चलेगा, तो वो हो गया किसी के वास्तविक जीवन पर घटना घटित हुई है, ठीक है, उस पर जो फिल्म बन गया उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री फिल्म। मतलब वास्तव में घटित हुई है घटना, बस उसको हम फिल्म में सभी को दिखा रहे हैं, ठीक। अगला है क्वेश्चन 19, स्पॉन्डर्स फिल्म। स्पॉन्डर्स फिल्म किसे कहेंगे? स्पॉन्डर्स फिल्म होता है यह घटना या घटनाक्रम की पूर्ण पिक्चर प्रस्तुत करता है, मतलब कोई घटना या घटनाक्रम का पूरा चीज़ तो बताएगा, लेकिन उसका वास्तविक रूप से घटित होना नहीं, मतलब वो वास्तविक रूप से घटित नहीं हुआ होगा, फिल्म तो बताएगा ऐसे हुआ। जैसे हम लोग बहुत सारा ऐसा फिल्म देखते हैं ना कि बैंक डकैती हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे, मतलब ये एक कहानी टाइप का होता है, कोई ज़रूरी है कि रियल में वही बैंक में उसी टाइप से डकैती हुआ हो, ठीक है। एक जैसे बाहुबली है, बाहुबली में क्या क्या है ये सब चीज़, कोई जरूरी नहीं कि वो रियल चीज़ में हो। तो जो रियल चीज़ में नहीं है, काल्पनिक कहानी पे जो फिल्म बन गया वो हो गया स्पॉन्डर्स फिल्म, और जो रियल घटना पे बना था वो था वास्तविक जीवन पे जो बना था उसका नाम था डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और स्पॉन्डर्स फिल्म जो काल्पनिक कहानी पे बना है, कल्पना करके कहानी बना दिया गया और दिखा दिया गया आपको, ठीक है, तो हो गया डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और फीचर फिल्म आप लोग बहुत सुने होंगे कि फीचर फिल्म ये प्रस्तुत करते हैं, तो फीचर फिल्म में क्या है, यह साधारण सा ड्रामा, कार्टून आदि के मतलब मनोरंजन के हिसाब से बना हो, उसमें मतलब ना कहानी ना मनोरंजन हो रहा है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई कहानी हो गया, मतलब नहीं, ये साधारणतः ड्रामा, कार्टून आदि के माध्यम से मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, ठीक है, मनोरंजन के लिए। तो ज़्यादातर फिल्म मनोरंजन के लिए लोग देखने जाते हैं, ठीक है, ये मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, बीच में छोड़कर मत जाइए, बहुत ही काम आने वाला है आपके जीवन में भी और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो नॉलेज है ऐसे पढ़ने को कहीं नहीं मिलता है, ये सब ऐसे चैप्टर में आ गया है, तो आप लोग जान ले रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 है, चार्ट ग्राहक नहीं है, चार्ट, ग्राफ, नक्शा, ग्लोब इत्यादि की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ग्राहक नहीं है, ग्राफ है ना। चार्ट, ग्राफ, नक्शा, ग्लोब इत्यादि की सबकी ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए कब पड़ती है, वस्तु के मॉडल
उपलब्ध ना होने पर जो वस्तु कोई मॉडल है, जैसे पहले तो हम ओरिजिनल चीज़ दिखाएंगे, ओरिजिनल नहीं है तो उसका मॉडल दिखाएंगे, मॉडल भी नहीं है तब क्या करेंगे, उसका चार्ट या नक्शा या ग्लोब ये सब चीज़ें दिखाकर बताएंगे। जैसे पृथ्वी के बारे में बताना था, पृथ्वी रियल में कहाँ से हम उपलब्ध कराएंगे भाई, ठीक है। तो उसके लिए ग्लोब होता है, ग्लोब ऐसे एकदम एग्जैक्ट पृथ्वी की तरह कितना डिग्री पे झुका हुआ है वो सब ऐसे ही रहता है और उसमें घूमता भी, ऐसे घुमाएंगे तो रियल चीज़ दिखा देंगे। पृथ्वी ऐसा होता है, ये देखिए ऐसे घूम रहा है, इसके ऐसे दिन और रात होता है और ऐसे ऋतु परिवर्तन होता है, ये सूरज यहाँ है, कैसे मैं वो सब चीज़ों को बताएं तो बच्चों के दिमाग में एक कंसेप्ट बैठ जाएगा कि कैसा पृथ्वी है, क्या है, कैसे है। इस तरह इमेजिनेशन करके बताएंगे, बोर्ड पर बताएंगे, उतना समझ में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं उस टाइम यूज होता है, ठीक है। चार्ट, ग्राफ, नक्शा, ग्लोब इत्यादि, ठीक। मतलब मॉडल उपलब्ध ना हो तो इस चीज़ों के हेल्प से हम पढ़ा सकते हैं। अगला है क्वेश्चन 22, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। चार्ट 7 प्रकार के हैं, 7। पहला है समय चार्ट, मतलब समय के हिसाब से बना रहेगा। ग्राफिक चार्ट, तालिका चार्ट, पिक्चर चार्ट, संगठन चार्ट, वृद्धि चार्ट और फ्लो चार्ट। ये सब तमाम तरह के चार्ट हैं। फ्लो चार्ट आप लोग कंप्यूटर वगैरह में पढ़े हैं, इसके अंदर डिटेल जानना नहीं है, बस थोड़ा सा नाम जान ली कितने प्रकार का है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 है, ग्राफ किसके लिए सहायक है। अब ग्राफ का कहाँ यूज है भाई, ये देखिए। तो ग्राफ का तो ज़्यादातर मैथ में यूज होता है और भी सब्जेक्ट में होता है, लेकिन ज़्यादातर मैथ में यूज होता है। मैथ में ही सिखाया जाता है कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, सांख्यिकी या आंकड़ों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। मतलब कोई आंकड़ा है, कोई सांख्यिकी, कोई आंकड़ा है, उसको दिखाना है तो कैसे चार्ट उस पेज पे दिखाएंगे, तो उसके लिए ग्राफ की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या 2001 में कितना है, 2002 में कितना है, 2003 में, ऐसे 10 साल का जनसंख्या ले लिए और एक ग्राफ पे दिखा दिए। तो ग्राफ देखने से पता लग जाएगा कि दिन पर दिन जो ग्राफ है वो एक पर एक बड़ा डंडी बार ग्राफ अगर बनाएंगे तो 2001 में इतना होगा तो 2002 में और ज़्यादा, 2003 में और ज़्यादा, 2004 में और ज़्यादा। तो ऐसे दिखेगा कि हाँ भाई ये जनसंख्या बढ़ते हुए जा रही है बात। तो ये सब चीज़ें हैं, ग्राफ से फ़ायदा है कि एक नज़र में देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसे डेटा में फॉर्म में रहेगा तो सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आकलन करना पड़ेगा कि भाई कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा है, तो अच्छा ये डेटा ज़्यादा है, 21 साल में ज़्यादा है, तो इस साल में ज़्यादा है, तो अच्छा इस साल सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। और ग्राफ में केवल एक नज़र देखेंगे कि जिसकी डंडी सबसे ऊँची है, अच्छा इसका सबसे ज़्यादा है मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये है ग्राफ का फायदा, एक नज़र में। जैसे आप क्रिकेट में देखे होंगे ना, ग्राफ ऐसे बताते जाता है। जैसे मान लीजिए भारत श्रीलंका का मैच हो रहा है तो भारत का ग्राफ में जब भारत पहले बैटिंग कर लिया उसका ग्राफ ऐसे दिखा रहा है, बाद में श्रीलंका की बैटिंग करा तो देखेंगे उस पीछे पीछे जा रहा है। तो अगर श्रीलंका का नीचे नीचे है इसका मतलब भारत के हिसाब से रन रेट उसका कम है। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया है तो इसका मतलब भारत के उस टाइम पे उसका जो रन रेट है उससे इसका ज़्यादा है। मतलब ये एक नज़र में आपको देखने से ही पता लग जाएगा। इस तरह पूरा डेटा जानना पड़ेगा कब कैसे क्या है, तब पता लगेगा। ग्राफ क्या है, पूरे डाटा का एक मतलब प्रस्तुत कर देते हैं उसको दृश्य रूप में और देखने से ही पता लग जाएगा कि किसमें क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ग्राफ के भी कई प्रकार हैं। पहला है बार ग्राफ, जो बार के रूप में बनेगा, ऐसे डंडी डंडी बनाते हैं ना वो। दूसरा है पाई ग्राफ, पाई ग्राफ जो सर्किल करके बनाते हैं, ठीक है, पाई चार्ट भी कुछ लोग बोलते हैं। तीसरा है लाइन ग्राफ, मतलब डेटा को ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट बता लेंगे और उसके बीच लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तीसरा है पिक्चोरियल ग्राफ, पिक्चोरियल ग्राफ में पिक्चर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम डिनोट कर दिए कि 100 आदमी के लिए एक आदमी का फ़ोटो बना देंगे। तो अगर किसी चीज़ में जैसे लिख दिए यहाँ भारत, भारत के सामने 2 फोटो बना दिए, मतलब भारत की तरफ से 200 आदमी को बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए श्रीलंका, श्रीलंका की तरफ एक आदमी का फोटो बना दिया, मतलब एक आदमी इक्वल टू 100 था, तो श्रीलंका की तरफ से 100 आदमी है। ऐसे मतलब पिक्टोरियल ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन 25। नक्शा तथा ग्लोब का क्या उपयोग है। नक्शा और ग्लोब का क्या उपयोग है, देखिए उपयोग होता है किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति जानना हो, या 2 स्थानों के बीच दूरी जानना हो, या किसी स्थान का क्षेत्रफल जानना हो, इस सब चीज़ों का अगर ज्ञान देना हो बच्चों को तो उसके लिए नक्शा या ग्लोब की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस प्रिंटिंग में ब्लॉक नहीं है, ग्लोब है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ग्लोब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा ये जान लीजिए, नक्शा या ग्लोब ये सब जो है ना एक रेशियो में बना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि रैंडम बना होता है, रेशियो में बना होता है। उसका एक मानक भी दिया होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। मतलब अगर नक्शा में 1 सेंटीमीटर की दूरी है 2 जगहों के बीच की, 1 सेंटीमीटर दूरी है, तो उसका मतलब कि रियल में दोनों जगहों के बीच 100 किलोमीटर का दूरी होगा। किसी में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर दिया रहता है, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो ये एक रेशियो मेंटेन करके बनाया जाता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन अगला देखते हैं 26। चित्र या रेखा चित्र का प्रदर्शन कब किया जाता है? चित्र या रेखा चित्र, जब देखिए इसका क्या आंसर है, जब चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध न हो। मतलब इसका आंसर पहले भी बता चुके हैं, जब चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने पास पेन के बारे में बच्चों को बताना है और पेन अपने पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्या करेंगे? पेन का फोटो बना देंगे बोर्ड पे, बता देंगे देखिए कैप है, यहाँ से खुलता है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से रिफिल भरा जाता है। तो ये चीज़ है, चित्र का उपयोग तब है जब रियल में उपलब्ध है, तब चित्र की क्या जरूरत है? ये दिखा देंगे, ये देखो ये पेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलेटिन बोर्ड की क्या उपयोगिता है? बुलेटिन बोर्ड स्कूल के क्लासों में देखे होंगे, एक बोर्ड लगा रहता है, बुलेटिन बोर्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? विद्यालय की सूचना देना होता है। कोई सूचना देना है, जैसे मान लीजिए कुछ सूचना देना है, एक बार क्लास में तो बता ही दिया, लेकिन उसको एक बुलेटिन बोर्ड पे भी लगा देते हैं, ताकि जो बच्चा नहीं आया या अगले दिन आया है या कोई ठीक से नहीं समझ पाया तो वहाँ से पढ़ के समझ सकता है, ठीक है। तो यह है बुलेटिन बोर्ड। अगला है बुलेटिन बोर्ड को कहाँ लगाया जाना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण, कहाँ लगाया जाए? ऐसा नहीं कहीं भी लगा दिए, कोने में लगा देना, ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ पे सबकी दृष्टि आसानी से पढ़ सके, ठीक है, सबकी दृष्टि आसानी से पढ़ सके, यानी कि छिपा के लगा दिए। फ्रंट साइड में लगना चाहिए जहाँ पे सबकी दृष्टि आसानी से पढ़ सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैनल या फलालेन बोर्ड क्या होता है? फ्लैनल या फलालेन बोर्ड, देखिए जब भी चार्ट वगैरह दिखाया जाता है ना, जैसे चार्ट को तो ऐसे बहुत सारा चार्ट होता है, रोल करके रखा हुआ है, उसको हम लाए ऑफिस से दिखाना है बच्चों को, तो उसको ऐसे खोलेंगे ना तो फिर ऐसे चार्ट बंद हो जाएगा, ऐसे रोल करके अगर रखा हुआ है। तो ये उसी टाइप का एक बोर्ड होता है, बड़ा साइज़ का बोर्ड होता है, मतलब बुलेटिन बोर्ड का साइज़ 2x3 होता है, इसका साइज़ होता है 6x4, मतलब 6 फीट लंबा। मतलब एक बड़ा सा बोर्ड रहेगा, उस पर उस चार्ट को फिक्स कर देंगे, उसमें पिन लगा, सॉफ्ट बोर्ड होता है, उस पर पिन लगा देंगे और उसमें फिर बच्चों को दिखाएंगे, ये देखो ऐसे है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट टाइप में है, जिस पे नक्शा को, कोई भी नक्शा या कोई ऐसा चार्ट है जिसको दिखाना है, डिस्प्ले करना है, तो उस पर लगा देंगे और उसको दिखाएंगे कि देखो ऐसी है। चार्ट तो ऐसे ढीला रहेगा ना, ऐसे करेंगे तो उड़ता रहेगा हवा से, तो उस पर उसको फिक्स करके दिखाते हैं, फिर उसको निकाले, वो बदल कर, मतलब सॉफ्ट बोर्ड टाइप का होता है, जिसमें पिन वगैरह जो नोटिस बोर्ड पिन होता है ना, लगाया जा सकता है, ठीक है। आइए अगला है क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य पुस्तकालय का क्या तात्पर्य है? श्रव्य दृश्य पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब जहाँ पे संग्रह हो कोई भी चीज़ का, यहाँ सब दृश्य का मतलब सुनने और देखने वाली चीज़ों का जो संग्रह है, डिजिटल लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑडियो वीडियो की चीज़ें संग्रहित की गई हो। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो पूरा संग्रहित, ये सब तो डिजिटल लाइब्रेरी का ही पार्ट है, इसमें हर चीज़ रहेगा, ऑडियो वीडियो चीज़ से रिलेटेड, VCR हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो है श्रव्य दृश्य पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप तथा माइक्रो प्रोजेक्टर का उपयोग कहाँ होता है? माइक्रोस्कोप और माइक्रो प्रोजेक्टर, इसका उपयोग होता है, पहला चीज़ सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों के अध्ययन के लिए। माइक्रोस्कोप मतलब छोटे से छोटे चीज़ को बड़ा करके देखना, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को बड़ा करके देखना है तो माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर विज्ञान के छात्र करते हैं, साइंस के स्टूडेंट ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एपीडायस्कोप क्या होता है? एपीडायस्कोप, इसके माध्यम से रेखा चित्र, मानचित्र व पृष्ठों को बड़े रूप में करके दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये बुक है, कोई बुक है, ठीक है, इस बुक को, इसको ऐसे बच्चों को दिखाएंगे उतना समझ में नहीं आएगा, तो एपीडायस्कोप की मदद से इस बुक को, छोटा पेज है, इसको वो बड़ा करके दिखा देगा प्रोजेक्टर पे, बड़ा करके, तो वो चीज़ हो गया। अब बता सकते हैं दूर से कि ये चीज़ ये है, ये चीज़, तो छोटे चीज़ को बड़ा करके डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपीडायस्कोप। अगला है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? देखिए नाम से ही है, ओवरहेड प्रोजेक्टर मतलब सिर के ऊपर से आएगा, ऊपर प्रोजेक्टर मतलब ऐसे वो लाइट इमिट करता है, ऐसे प्रोजेक्ट करेगा और वहाँ सामने प्रोजेक्टर लगा होता है, उस प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले होगा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में सिनेमा हॉल था ना, प्रोजेक्टर से आता था लाइट, प्रोजेक्टर आप लोग देखे होंगे, वहाँ से एक फोकस निकलता है और सामने स्क्रीन लगा होता है, उस पर डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इसमें दिखाई जाने वाली सामग्री का जो बोलने वाला व्यक्ति है, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग है, बोलने वाले व्यक्ति के पीछे होता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो प्रोजेक्टर पीछे इस पर डिस्प्ले हो रहा है, उसको देख के हम बताएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर से लाइट आती है, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया उसको बोलेंगे। सिंपल प्रोजेक्टर टेबल पे भी रखा रहता है, वो सिंपल प्रोजेक्टर होगा, टेबल से फोकस मारेगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर ऊपर से आएगा। टेबल वाला उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके सामने जाएंगे तो आपका भी छाया उस पर बनने लगेगा, ये थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है, बचाना पड़ता है कि ऐसा कि मेरा छाया उस पर ना आए, और ओवरहेड में ऐसा दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर क्या होता है? ऐसा प्रोजेक्टर जो फिल्म स्ट्रिप को चलाए वो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है, मतलब फिल्म स्ट्रिप पर छेपित करने वाला यंत्र, ठीक। अगला है 35,
टेलीविज़न का शिक्षण में क्या योगदान है, टेलीविज़न का शिक्षण में क्या योगदान है। ठीक है, देखिए टेलीविज़न का शिक्षण में योगदान है, टेलीविज़न पर एक ही समय में विशेषज्ञों द्वारा कठिन प्रकरणों, मतलब कोई एक मान लीजिए कठिन टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है, तो उस पर विशेषज्ञ को बुला लिए और उस पर तैयार किए गए पाठ को, उस पर पाठ तैयार कर दिया गया। ठीक है, और उसको कम खर्च में देश के कोने कोने में छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे कोई मान लीजिए टॉपिक ऐसा है जो कठिन है, बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट, तो मान लीजिए कोई एक्सपर्ट टीचर है, तो उससे क्या है, फिल्म बना लिए, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और उसको टेलीविज़न से प्रसारित, मतलब दूरदर्शन पे प्रसारित कर देंगे और टेलीविज़न के हेल्प से सभी लोग उसको अपने घरों में बैठ के पूरे भारत के देश के कोने कोने में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे खेल कूद, 26 जनवरी 15 अगस्त के क्या लाल किला पे कैसे क्या प्रोग्राम हो रहा है, सब भी बच्चों को दिखाने के काम में आ सकता है। मतलब बहुत सारा काम है, टेलीविज़न का काम तो आप लोग जान ही रहे हैं बहुत सारा, इस पर पढ़ाई में ये ऐसे यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीसीटीवी की क्या विशेषता है। सीसीटीवी का मालूम है क्या है? सीसीटीवी होता है जो जगह जगह देखे होंगे, छोटा छोटा कैमरा लगा होता है जो रिकॉर्ड करता है कि एक्टिविटी को कौन क्या कहाँ क्या करे, जैसे ज़्यादातर लोग गेट पे लगवाते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या उपयोगिता है? तो हर क्लासरूम में भी सीसीटीवी लगा होता है। ठीक है, हर क्लासरूम में आज के डेट में लगा रहता है कि किस क्लास में क्या गतिविधि चल रही है, प्रिंसिपल को पता लगे। प्रिंसिपल के ऑफिस में बड़ा सा स्क्रीन होता है, उसमें हर सीसीटीवी का एक फुटेज आते रहता है। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषता है? तो विशेषता ये है कि विद्यालय में जिस चीज़ों को सभी छात्रों को एक साथ नहीं दिखाया जा सकता, कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है जो सभी छात्रों को एक साथ नहीं दिखाया जा सकता, तो उसको क्या करते हैं, सीसीटीवी से अलग अलग जगहों का चीज़ों का रिकॉर्ड करके एक जगह दिखा के संग्रहित करके दिखा देते हैं। मतलब कहाँ पे क्या चल रहा है वहाँ एक जगह बैठ के बच्चे देख सकते हैं। मतलब जिन वस्तुओं का प्रदर्शन सभी छात्र एक साथ नहीं देख पाते, सीसीटीवी के माध्यम से यह प्रदर्शन सभी छात्रों को एक साथ दिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 कमरे में 5 टाइप का प्रदर्शनी चल रहा है और यहाँ बच्चा बैठा है 6ठे कमरे में, उसको हर जगह का एक्टिविटी देखना है कि कहाँ पे क्या प्रदर्शनी चल रहा है, तो वहाँ पे क्या स्क्रीन लगा होगा, हर क्लास के सीसीटीवी का फुटेज आ रहा होगा, वहाँ देख लेगा क्लासरूम 1 में क्या चल रहा है, 2 में क्या चल रहा है, 3 में क्या चल रहा है, एक जगह बैठे बैठे सारा एक्टिविटी देख लिया। ठीक है, अगला है वीसीआर का पूरा नाम क्या है। वीसीआर जो कि पुराने ज़माने का डिवाइस है, आज के डेट में बिल्कुल यूज नहीं होता। ठीक है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, इसका नाम है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वो क्या बड़ा बड़ा कैसेट होता था, उसमें वो रिकॉर्ड करता था, फिर वही कैसेट लगा के प्ले करते थे, तो वो वीसीपी में प्ले होता था, वीडियो कैसेट प्लेयर में प्ले होता था, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 38, कंप्यूटर के प्रमुख भाग क्या होता है, मतलब कंप्यूटर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कंप्यूटर में। तो 3 ही इंपॉर्टेंट है, इनपुट, फिर इनपुट आने के बाद उसका प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट। इनपुट आया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर का मेन भाग, यही काम होता है कंप्यूटर में। कोई भी चीज़ हुआ, जैसे हमको 5 और 7 को ऐड करना है, तो 5 + 7 ये इनपुट दिए, प्रोसेस हुआ कि 5 + 7 कितना होगा, कंप्यूटर सोचा अच्छा ये 7 होगा, ये 5 + 7 12 होगा, तो वो आउटपुट में 12 दिखा देगा। ये हो गया कंप्यूटर का भाग। वैसे कंप्यूटर का प्रकार कितने होते हैं? तो कंप्यूटर बहुत प्रकार के होते हैं, जनरली यहाँ 2-3 का नाम दिया हुआ है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। नाम से ही स्पष्ट है कि कौन कैसा हो सकता है, मिनी छोटा, माइक्रो और छोटा, सुपर कंप्यूटर मतलब बहुत ही अच्छा फास्ट काम करने वाला। ठीक है, सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 है, कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं क्या हैं, मतलब किस कंप्यूटर में किस भाषा का यूज होता है, किस भाषा से कंप्यूटर में यूज है। तो कौन कौन सा प्रमुख भाषा, बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रन, इसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। तो बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रन, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट उसकी कंप्यूटर का लैंग्वेज है। ठीक है, अगला है, अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्या क्या उपयोगिता है। भाई उपयोगिता तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्या क्या उपयोगिता है, बहुत सारा उपयोगिता है भाई, कहाँ नहीं यूज होता कंप्यूटर। शैक्षणिक संस्थान में बताए तो हर जगह कंप्यूटर है, पढ़ाने के अलावा, भाई पढ़ाया तो जाता है कंप्यूटर से, ठीक है, इसके अलावा प्रवेश परीक्षा, परीक्षा फल इत्यादि ये सब चीज़ों में, रिजल्ट बनाना, मार्क लिस्ट चढ़ाना, ये सब चीज़ों में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है इसका। ठीक है, ये कंप्यूटर का उपयोग। ये अंतिम क्वेश्चन था। यह है मेरा चैनल का लिंक, ये टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ें अपडेट है यहाँ पे भी वो फेसबुक पेज पे भी अपडेट होती है। तो होप कि आपको चीज़ों को समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।